Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमने सिर्फ दो स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि एक एटीपी क्या है और एक फास्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। अब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने एटीपी का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है जिसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ एनर्जी करेंसी। तो एटीपी के अंदर तीन चीजें शामिल हैं, एक राइबोज है, एक नाइट्रोजीनियस बेस है और एक 3 फॉस्फेट के मालिक्यूल, ये इसके साथ अटैच होते हैं। तो सबसे पहले अब राइबोज शुगर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से ये मैंने ऑलरेडी ड्रा कर दिया है। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये पेंटोज शुगर है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है कि मैंने इसकी, आप कह सकते हैं, सिमेट्री चेंज की है। सिमेट्री से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ है, अगर इसको इस तरह कर दें तो ये अंगूठा इधर आए, हालांकि ये अंगूठा इधर है लेकिन आप इसको इस तरह के अंगूठा इधर आ जाए। तो यहाँ जैसे आपकी बुक में ड्रा किया गया है, तो कार्बन नंबर 1 चूंकि मैं इधर ले आया हूँ, इस वजह से बाकी सारा स्ट्रक्चर इधर चला जाएगा। तो उसके बाद पहली जो चीज़, इसमें राइबोज शुगर है, डीऑक्सी नहीं है, यहाँ राइबोज है, यानी C5H10O5 इसके अंदर मौजूद है। अब सबसे पहले ये है कि इसके साथ हमने 3 फॉस्फेट जोड़ने हैं। तो 3 फॉस्फेट कैसे जुड़ेंगे ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। एसिड अपना एचाइन रिलीज करता है और कार्बन नंबर 5 अपना OH रिलीज करता है, ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं। हमने कहा था कि कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट हमेशा एस्टर लिंकेज बनाता है, COP P डबल बॉन्ड O। तो ये जो बॉन्ड है COP P डबल बॉन्ड O, तो ये एस्टर लिंकेज कहलाता है। तो ये हमको नजर आएगा। तो अभी हमने सिर्फ एक फॉस्फेट जोड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे फॉस्फेट की, तो इसमें दोनों इकट्ठे एसिड आ गए। तो इसमें से एक बेस बन जाता है, वो अपना OH रिलीज करता है, और एक एसिड बन जाता है जो अपना H रिलीज करता है। तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 फॉस्फेट जुड़ गए। इसी तरह जो तीसरा फॉस्फेट है वो भी हम इसी तरह निकाल, एक अपना OH रिलीज करता है, एक H रिलीज करता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 3 फॉस्फेट हमने पेंटोज शुगर के साथ जोड़ दी हैं। उसके बाद नाइट्रोजीनियस बेस जोड़नी, और नाइट्रोजीनियस बेस यहां कौन सी है, एडेनिन है। अब एडेनिन के बारे में हमने कहा था ये डबल रिंग स्ट्रक्चर रखती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर रखती है। तो अगर हम एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सबसे पहले आपने डबल रिंग ड्रा करने हैं, और हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। एक जो रिंग होता है वो 6 कॉर्नर होता है, ये आपने ड्रा। इसके साथ आपने दूसरा रिंग ड्रा करना है जो 5। उसको ड्रा करने का तरीका ये है कि इस एंड से आप 2 लाइनें निकालें और उसको एक ब्रैकेट से बंद कर दें, तो ये हमारे पास डबल रिंग बन जाएगा। यहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि ये जो एडेनिन है इसमें 9 कॉर्नर हैं, 9 कॉर्नर है। पहले अगर आप नंबरिंग दे दें फिर चीज़ें याद रखना थोड़ा सा आसान होगी। इनको अपनी साथ साथ लैंग्वेज में लिखते चले जाएं, जैसे मैं यहाँ इसकी बातें लिखता चला जाऊँ, फिर उसको ड्रा करना आसान होता है कि पहली, तीसरी, 7वीं और 9वीं पोजीशन, 1 3 7 और 9 पोजीशन पे आपने नाइट्रोजन लगाना है। यहाँ नाइट्रोजन आ गई, यहाँ नाइट्रोजन आ गई, 7वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन आ गई, और 9वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन आ गई। इसके अलावा बाकी आपने हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन लगाना है, कार्बन 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 कार्बन। तो 5 पोजीशन पे कार्बन आ गया, 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन। उसके बाद जो छठी पोजीशन है, नंबरिंग आपने नहीं भूलनी, जो छठी पोजीशन है उस पर आपने एक अमाइनो ग्रुप लगाना है, ये अमाइनो ग्रुप आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज, यानी पहले आपने नाइट्रोजन लगाई,
फिर आपने सबसे पहले तो आपने रिंग ड्रा किया ना दो, कि एक 6 कॉर्नर रिंग ड्रा किया, उसके बाद आपने नाइट्रोजन लगाई, उसके बाद आपने कार्बन लगाई, उसके बाद अमाइनो ग्रुप लगाया। तीसरी जो चीज़ है वो आपने, बल्कि पांचवी जो चीज़ है वो आपने डबल बॉन्ड लगाना है। तो डबल बॉन्ड हमेशा जब भी लगता है तो एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड लगाना है। जैसे पहली छठी पोजीशन पे आएगा तो दूसरी और तीसरी पोजीशन पे आएगा, पहली दूसरी छोड़ देंगे, तीसरी चौथी छोड़ देंगे, पांचवी छठी। तो इस तरह एक पोजीशन छोड़ के एक पोजीशन के बाद छठे उसमें, उसके बाद सातवीं और आठवीं पोजीशन के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये भी बेशक लिख लें, पहली छठी के दरमियान, दूसरी तीसरी के दरमियान, चौथी पांचवी के दरमियान और सातवीं आठवीं के दरमियान डबल बॉन्ड लगते हैं। अब आपने हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन को लगाने का तरीका ये है, N ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इनकी वैलेंसी पूरी करनी है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन को देखें, 1 2 3 3 बॉन्ड पूरे, इसके साथ कोई 1 2 3 एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है, यहाँ लग जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 बॉन्ड पूरे हैं, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ 4 पूरे हैं, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ भी 4 पूरे हैं, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ नाइट्रोजन के 3 पूरे हैं, यहाँ 3 है तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ 2 हैं तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अच्छा, अगर आप सारे स्ट्रक्चर को देखें, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये बेस के मुतालिक जो मशहूर है कि जो OH आयन रिलीज करता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में देखिए आपको कहीं OH नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये OH रिलीज करने वाला बेस नहीं है, बल्कि जो हमारा लेविस कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट वो ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो वो बेस कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो वो एसिड कहलाता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, इस वजह से इसको हम नाइट्रोजीनियस बेस कहेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं यहाँ ये एज ए एसिड इस्तेमाल, अच्छा एसिड बेस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया, एक ने OH रिलीज किया, एक ने H किया, 2 OH रिलीज कर रहा है वो बेस बन जाएगा, जो H रिलीज कर रहा है, हालांकि फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ उसका बिहेवियर, एक मालिक्यूल का बिहेवियर बेसिक है, दूसरे मालिक्यूल का बिहेवियर एसिडिक है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है वो अपना H आयन रिलीज करती है और ये अपना H, तो कार्बन नंबर पोजीशन से जुड़ जाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, एडिनिन को हमने पेंटोज शुगर के साथ जोड़ दिया है, तो ये एडिनोसिन कहलाता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब नाइट्रोजीनियस बेस एडिनिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़े तो ये क्या बन जाती है, एडिनोसिन बन जाती है। और एडिनोसिन के साथ ये 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राई। ये जो 2 बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, हाई एनर्जी। जब सेल के पास एनर्जी एक्स्ट्रा होती है तो इन बॉन्ड को बना के ATP बना देती है। जब सेल ने अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी हो तो इन बॉन्ड को तोड़ के इससे एनर्जी निकाल लेती है। इस वजह से इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और सेल हमेशा एनर्जी को ATP की शक्ल में क्यों रखता है, फूड की शक्ल में क्यों नहीं रखता, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है ATP अनस्टेबल है एज कंपेयर टू फूड। तो जो अनस्टेबल चीज होती है, क्योंकि हमने ATP को तोड़ के एनर्जी निकालनी है, तो जितनी ज्यादा ये अनस्टेबल होगी इसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। तो ये हमारे पास आ गया ATP, तो इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर आप देखें, हम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके फॉस्फेट के पास OH H आयन मौजूद है, यानी ये H आयन को रिलीज करने की सलाहियत रखता है। अगर इसके H आयन रिलीज हो जाए तो इसके साथ हम यूजुअली नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। यूजुअली जैसे H3PO4 है, H3PO4 है, अगर H आयन रिलीज हो जाए तो PO4 के साथ नेगेटिवली चार्ज लगाते हैं। तो आपने जहन में रखना है जो न्यूक्लिक एसिड वो एसिड किस बिहाफ पे है, फास्फेट ग्रुप की बिहाफ पे। और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर ओवरऑल चाहे वो DNA हो RNA हो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज फास्फेट ग्रुप। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिड न्यूक्लियोटाइड एसिडिक क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड नेगेटिवली चार्ज क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ फास्फेट ग्रुप। तो ये ATP का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह जहन में रखना है। उसके बाद फास्फोडाइएस्टर लिंकेज 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्टर लिंकेज आपने फिर जहन में रखना है
कि ओ सी के दरमियान अगर बॉन्ड हो तो ये एस्टर लिंकेज कहलाते हैं। मैंने ये दो न्यूक्लियोटाइड ड्रा किए हैं, एक ये न्यूक्लियोसाइड ड्रा किया, इसके साथ मैंने फास्फेट अटैच करना है। तो ए साइड अपना एच आइन, ये अपना ओ एच आइन, और ये आपस में जुड़ेंगे तो ये COP, ये फास्फो एस्टर बन गया, फास्फो एस्टर बन गया। इसी तरह ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, अब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ेगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर कार्बन नंबर 3 पर मौजूद OH रिलीज होगा, यहां से H रिलीज होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें, एक फास्फोएस्टर ये बन गया, COP, तो एक फास्फोएस्टर ये बन। तो आप ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ दो फास्फोएस्टर के जरिए से जुड़ा है। इस वजह से इसको हम कहते हैं डाईफास्फोएस्टर लिंकेज, या इसको दूसरा नाम क्या है? फास्फो डाईएस्टर लिंकेज, फास्फो डाईएस्टर लिंकेज। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 पे OH लगा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से लिंक हो गया, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। इसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहा जाता है? डाई न्यूक्लियोटाइड। और जो डाई न्यूक्लियोटाइड है, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है जो NAD है, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये जो एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ये कोएंजाइम है, और इसका काम ये है कि इसने काफी सारे रिडॉक्स रिएक्शन करवाने हैं सेल के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन इन सेल्स। तो ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड की। अगर आप लोग देखें कि हमने दो न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं, जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो जब जुड़ने के बाद अगर आप इसके एंड देखें, एक कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट फ्री है, रिएक्शन हमेशा किसके दरमियान होगा? कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट और कार्बन नंबर 3 के OH के दरमियान रिएक्शन होगा, और दूसरे एंड पर कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है। तो अगर कोई न्यूक्लियोटाइड नीचे से आता है तो वो अपना फॉस्फेट इसके साथ रिएक्ट करवा सकता है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड ऊपर से आता है तो वो अपना OH इसके साथ रिएक्ट करवा सकता है। इसी तरह 1 से 2 जुड़ेंगे, 2 से 4 जुड़ेंगे, 4 से फिर 5 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे, 7 जुड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। और जुड़ने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पेंटान्यूक्लियोटाइड हो सकता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो सकता है, डाइन्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड हो सकता है, और अगर काफ़ी सारे जुड़ जाएं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़े। तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो DNA बन जाएगा या RNA बन जाएगा। तो इस वजह से जब भी हम DNA या RNA का स्ट्रैंड ड्रा करते हैं तो एक एंड पे हम 3 एंड लिखते हैं, एक एंड पे 5 एंड लिखते हैं। इसकी वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड, इसका कार्बन नंबर 3 फ्री है, कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है, और इसका कार्बन नंबर 5 का OH फ्री है। तो इस तरह कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट फ्री है, तो यहाँ कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है, यहाँ कार्बन नंबर जितने भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़े, एक एंड पे अगर कार्बन नंबर 5 फ्री होगा तो दूसरे एंड पे कार्बन नंबर 3 फ्री होगा। अच्छा, इसके ऊपर यूजुअली हम कॉम्प्लीमेंट भी डालते हैं। कॉम्प्लीमेंट डालने की क्या रीज़न है? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज़ी मतलब ये है, अगर किसी में मज़ीद इजाफे की गुंजाइश हो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो चूँकि ये दोनों एंड रिएक्टिव हैं, इस वजह से रिएक्टिव होने की वजह से इनमें मज़ीद न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। तो 3 एंड को कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए से, 5 एंड को कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए से ये शो करवाया जाता है कि यहाँ मज़ीद एडिशन की गुंजाइश है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते हैं। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता कैसे है? कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट और कार्बन नंबर 3 का OH जब आपस में रिएक्ट करता है तो दो फास्फोएस्टर COP डबल बॉन्ड और COP डबल बॉन्ड, दो फास्फोएस्टर बनते हैं। इस वजह से इस बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर
बॉन्ड कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने इस बॉन्ड की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये जितने भी बॉन्ड अभी तक हमने ड्रा किए हैं, सबसे मुश्किल बॉन्ड ये है। आपकी बुक में तो नहीं ड्रा किया गया, लेकिन अगर आप इसको पेपर में ड्रा करेंगे तो आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.